ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझाने के लिए इस डायग्राम की हेल्प ली गई है आपके एनसीईआरटी के द्वारा। बहुत पुराना डेटा है, 2006 के पहले का। हालांकि चेंज होके तो आया है, बट डायग्राम्स वगैरह वही है, कुछ नया ऐड नहीं किया गया है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे ना क्या समझाया जा रहा है इसके थ्रू, और इससे कैसे हम 1000 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, सो भी समझेंगे ध्यान से। ठीक है, अभी यहाँ पे एक गर्ल का डायग्राम बना हुआ है, इसकी जगह आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सवाल ये है कि जब एक ह्यूमन बीइंग है तो उसकी बॉडी में सेल होगा, इट्स एनिमल सेल। अब ये गर्ल बनी है यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी प्लांट सेल बना दिया, एनिमल सेल है। देख के आपको पता चल रहा है बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, और देख के भी आपको पता चल रहा है क्या है ये एनिमल सेल। जब एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। जब क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। और जब डीएनए है तो डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। और जब नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, तो आपके बुक में जो डेटा लिखा गया है लमसम, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, तो भाई इतना हैवी अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम इनको किताबों में, बुक्स में प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसको बुक में प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ अपने बॉडी के इस नाइट्रोजनस बेसिस को प्रिंट करने के लिए लगेगा। अब सामने वाले बंदे का अगर आप ये नाइट्रोजनस बेस के लिए 3500 किताबें उसको प्रिंट करके दीजिएगा, बोलिएगा लो भाई मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ये लो 3500 किताबें, मतलब लाइब्रेरी बन जाएगी उसके घर में, तो बोलेगा ना भाई तुम ही रखो अपने पास, मुझे तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब कहाँ कोई रखे, तो हमारे पास एक ऑप्शन आया, क्या एक क्या आखिरी रास्ता जिसको बोलते हैं, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, और कोई आपके पास ऑप्शन है भी नहीं, अब इतना समय नहीं होता किसी के पास कि सिर्फ ये नाइट्रोजनस बेसिस को प्रिंट करने के लिए ही वो अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दे, ये भी नहीं करेगा कोई, ऑब्वियस है। तो हमने बोला कि भाई हमारे पास ना एक ही सोल्यूशन है, क्या किया जाए इन सब को अब डेटाबेसेस में सेव करके स्टोर किया जाए। और कैसे स्टोर किया जाए, तो स्टोर जब किया जाए तो स्टोर होने, अब एक चीज है, जो स्टोर एक बार किया गया वो हमेशा के लिए हो गया, रेफरेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं आप। और एक और चीज समझने वाली बात ये है कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसको स्टार्ट किया गया था 1990 में, 1990 में, और ये कंप्लीट हुआ है 2003 में। तो जब आप इसका टोटल ड्यूरेशन निकालते हैं तो आपके पास टोटल ड्यूरेशन आता है 13 ईयर्स का। तो 13 साल लग गए, 13 ईयर्स का इसमें टाइम लगा। और जो 13 ईयर्स का टाइम लग रहा है, तो सिर्फ कैसे, अब मैं आपको बोलूं चलो एक होमवर्क लिखो, अपनी अपनी बॉडी के अंदर से तुमको जो नाइट्रोजनस बेस है वो बताना है कि कौन से डीएनए में किसके पास कौन सा नाइट्रोजनस बेस अवेलेबल है। दैट्स इम्पॉसिबल। आप अगर अपने घर में बैठे हैं और अगर आप ऐसा काम सोच रहे हैं तो दैट्स इम्पॉसिबल। अब इसके अंदर आप देखिए, बच्चों को मैं बोलती हूँ कि ठीक है, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक बार कॉन्सेप्ट रखते हो ना दिमाग में, अपने आप गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लियर है। ठीक है, अब जब गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके सारे के सारे जो गोल्स है इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, अभी अभी मैंने तुरंत बोला है आपको, इतना हैवी अमाउंट ऑफ आपके पास क्या है, डेटा अवेलेबल है। और जब इतना हैवी अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। आपको इनको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेसेस में सेव करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आप सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो उसके बाद कैसे करेंगे आप।
ऐसे ही तो नहीं कर लेंगे, ऐसा तो नहीं घर के किचन में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मम्मी आज हमें ना एक होमवर्क मिला है, हमें क्या करना है, कैसे करेंगे? आपके पास वहां पे टूल्स अवेलेबल नहीं है, आप वहां पे वैसे टूल्स नहीं देख रहे हैं जो कि आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, तो समझने के बाद फिर ऑटोमेटिकली ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपको फिर वहां पे कुछ बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपके बुक का है, गोल्स ऑफ एचजी। अभी अभी तुरंत बोला मैंने आपको कि आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचानना है आपको जो आपके पास 20,000 टू 25,000 जीन अवेलेबल है। अब जैसे ही आप गोल्स ऑफ एचजीपी जब आप पढ़ेंगे और जब आप आगे जाके साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो है ये 30,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 25,000 टू 30,000 याद कर लेना, बहुत ही आसान है, कोई हैवी डेटा नहीं है जिसको याद करने में आपको दिक्कत है। और अभी अभी जो हमने डेटा निकाला उसके हिसाब से आपने क्या देखा, determine all the sequences, that is 3 billion chemical base pairs that make up human DNA। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत मशक्कत? भाई इसी के लिए कर रहे हैं। अभी आपने ये इमेज तो देखा, ये डायग्राम तो आपने देखा, क्यों मेहनत करी जा रही है? भाई इस गर्ल की बॉडी में जो जितने भी बेसिस अवेलेबल है, पहले हम क्या करें उसके बारे में पढ़ाई करें। तो कैसे करेंगे? पहले आपको क्या करना है कि हाँ भाई कौन कौन से बेस पेयर है, किसको आपको सेव करना है, कैसे स्टोर करेंगे इन डेटाबेसेस। लेकिन होगा तो तब ना जब आपके पास टूल्स होंगे। आपके पास ना सेंट्रीफिकेशन मशीन है, ना आपके पास एंजाइम्स है, ना आप ये जानते हैं कि सेल कैसे टूटेगा, ना आप सेल में से न्यूक्लियस निकालना जानते हैं, ना न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करके क्रोमोसोम निकालना जानते हैं, ना डीएनए सेपरेट करना जानते हैं, ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जानते हैं, कुछ जानते ही नहीं है, तो करेंगे कैसे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स को वहां पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आपने सब कुछ कर लिया, इतनी मेहनत मशक्कत करी, कुछ आपने निकाला, कुछ आपने पता लगाया, तो आप उसको घर में रखने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, ठीक है, लेकिन हाँ सब कुछ करने के बाद लास्ट में हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज जो है कहीं उससे अराइज हो जाए उस प्रोजेक्ट की वजह से। जैसे बच्चे कहते हैं मैम ये क्या बात हुई, ये कैसे अराइज होगा? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स बनाए गए थे, लोगों ने बहुत तोड़ फोड़ करी थी, बोला था नहीं भाई ये क्या है, ये गॉड की मर्जी के खिलाफ है। अब अगर किसी के कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है तो उसको नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी के अगर 10 ऑफस्प्रिंग है तो वो ठीक है, वो भगवान की मर्जी है, मतलब ऐसा बोल के लोग क्या कर रहे थे, बहुत तोड़ फोड़ मचा रहे थे उसके। तो इन सब चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे करते करते अब जाके लोगों को थोड़ी समझ आई, जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं। आज के डे में तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि एक लोग फॉल्स नेम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसको कि बोलना नहीं चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, गलत नेम है, फॉल्स नेम है ये टेस्ट ट्यूब बेबी। आज के डे में क्या है, कॉमन हो गया। ठीक उसी तरीके से कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डेटा बेसिस में आप इंफॉर्मेशन सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अब किसी को नॉलेज ना हो तो पता चले कि सामने वाले किसी पर्सन को हार्म कर दे। जबकि एक बॉडी के किसी भी टिश्यू से, सेल से, डैंड्रफ से, हेयर फॉलिकल से, किसी भी चीज से किसी के डीएनए को एनालाइज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके साथ कंसर्न है। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्स ऑफ एचजीपी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद एक सवाल ये उठता है कि बच्चे कहते हैं कि मैम आप बार बार हमें एग्जाम में, जो मैंने पिछली क्लास में बोला था, बच्चे कहते हैं मैम आपने हमें एग्जाम में गोल्स ऑफ एचजीपी करने को मना क्यों किया है? मैं मना नहीं कर रही। अब अगर अकेला इकलौता यही क्वेश्चन पूछा गया तब तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ के तो आपको जाना ही है। वो बात मैंने तब की करी है जब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में रेप्लिकेशन के साथ और में बैठा होता है।
ट्रांसक्रिप्शन के साथ और में हो, ट्रांसलेशन के साथ और में हो, आप क्या देख के खुश होते हैं? अरे यार क्या है, गोल्स ऑफ एचजीपी लिखा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं 5 पॉइंट लिखते हैं, हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। हो सकता है इसमें से अगर कोई एक चीज मिस हो गई है तो एग्जामिनर को वहां पे राइट है आपके मार्क्स को कट करना। लेकिन अगर आपने रेप्लिकेशन के सारे स्टेप बिल्कुल सही सही एंजाइम लिख के बता रखा है, ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप बता रखा है, ट्रांसलेशन का स्टेप बता रखा है, तो आपकी कोई मार्क्स कट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको मना कर रही हूँ कि इसकी पढ़ाई नहीं करनी, करनी है। और 3 मार्क्स के सेक्शन में भी कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है, तो उस हिसाब से आपको और भी शॉर्ट में इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, डिटर्मिन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, उसकी बजाय कर दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, खत्म। तो हालांकि ये तो खुद ही शॉर्ट में है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ठीक इसी से मिलता जुलता आपको करना पड़ता है साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब कौन कौन से गुण जो है वो आप जानते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बोला। यहाँ आपने लिख रखा है 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, तो बोलने का मतलब हो गया कि जब आप इसको 3164.7 कीजिएगा तो बिलियन की जगह मिलियन हो जाएगा। तो द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट 3164.7 मिलियन बेस पेयर। तो कौन कौन सा गुण है जो आप जानते हैं वो आपको लिख देना है बस। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सारे ह्यूमन बीइंग्स में जितने भी आपको इस पूरे वर्ल्ड में जितने आपको लोग देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बहुत छोटा अमाउंट क्या करता है, आपको एक दूसरे से अलग करने का काम करता है। वो कैसे करेगा वो हम लोग जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो वो हम लोग सीखेंगे। और आपने जो प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन पढ़ा है पिछली क्लास में, तो पूरे ह्यूमन जीनोम का less than 2% कोड्स फॉर प्रोटीन। ये बहुत चौंकाने वाली बात, ठीक है। तो मैंने अभी अभी बोला आपको कि 99.9% क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या होगा, अब आपके पास नाइट्रोजनस बेस तो 4 ही है ना डीएनए में, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिपीटेड जो सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे जो क्या होते हैं, रिपीटेड सेगमेंट होते हैं, वो बार बार देखने को ऑब्जर्व करने को मिलता है, ठीक है। वो भी हेल्प करेगा आगे जाके किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग को वहां पे मदद करेगा। अगर जो चेंजेस हैं वो अगर आपको दूसरे दूसरे में, मतलब दूसरे दूसरे पर्सन में अलग अलग देखने को मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक में हो तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अगर वो एक से ज्यादा में हो तो हम लोग ऐसे नॉर्मली पॉलीमॉर्फिज्म भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। मेरे पास सुपर इमेज है जिसको देखते के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को डाउट हो कोई, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 बंदों को लिया है, 3 पर्सन है, एक पर्पल कलर का है, एक स्काई ब्लू है, एक ऑरेंज कलर का है, ठीक है। बहुत अच्छी बात क्या है, यहाँ पे मैंने अभी भी बोला तो 99.9% सेम है, ठीक है। देखिए चेक कीजिए, जीसीए जीसीए जीसीए, ठीक है, सेम है। यहाँ चेक कीजिए, सी जी टी टी ए जी ए, सी जी टी टी ए जी ए, सी जी टी टी ए जी ए। देन व्हाट्स द डिफरेंस, जब आपने एक छोटे से सेगमेंट का कोड निकाला तो आपको पता चला फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे ए आ गया, सेकेंड वाले पर्सन में चल तो रहा था सब कुछ सही सलामत, बीच में जी आ गया, थर्ड वाले पर्सन में क्या हुआ, जी मिल गया। आपको क्राइम सीन से क्या होता है, हेयर मिलता है, ठीक है। आपने क्या किया, उसका डीएनए पूरा टेस्ट किया और आपको पता चला जो कोड है वो इसको फॉलो करता हुआ मिल गया। मतलब इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ये जो कल्प्रिट है ये पकड़ा गया।
ये अब लाख बोल ले कि मैंने नहीं किया क्राइम, मैंने नहीं किया, लेकिन अब क्या है, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं माना जाता आज की डेट में, क्योंकि ये हर एक पर्सन का स्पेसिफिक होता है जो कि एक दूसरे को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। इवन अगर, हाँ, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम अगर ट्विंस का केस हुआ तब क्या होगा। मैं नॉन जाइगोटिक ट्विंस की बात नहीं कर रही, जो जाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनके डीएनए का सैंपल अगर आपको मिल गया, अगर दोनों का आपको हेयर मिल गया, तो डीएनए जो है वो मैच होगा, एक जैसा होगा। फिर आप कैसे पकड़ेंगे कि जो क्राइम है वो किसने किया। दोनों के जो फिंगरप्रिंट है थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो डिफर करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। गोल तो खैर आपने पूरा ही सीख लिया है, इसके आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो मैम।